ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की कि अमरिंदर, महेंद्र और जोगिंदर तीन पार्टनर हैं। किस रेशो में पता नहीं है। महेंद्र रिटायर हो गया, डेट को कौन रिटायर हुआ? महेंद्र रिटायर हो गया और उस दिन उसको 60,000 रुपये देने का बैलेंस बाकी था। महेंद्र को कितना पैसा देना था? 60,000 रुपये। किस डेट को हुआ? डेट हमें पता नहीं है। अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर टू विच ही अग्रीड। प्रिपेयर महेंद्र's लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, व्हेन पेमेंट कैसे करना है? 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट रेट एट द रेट 12% पर एनम। वर्बली सॉल्व करते हैं, अपनी वैल्यू चेक करना। 4 इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट होती है 15,000 रुपए की, है ना। पहली इंस्टॉलमेंट में ब्याज कितना लगेगा? 7,200। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने की आपने? 15 और 7 22,200 की। कितने की पे की है? 22,200 की, ठीक है ना। 1,800 हर साल कम हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा 5,400 का। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 20,400 की पेमेंट, ये आ रहा है ना। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने का लगेगा? 3,600 का। कितने का लगेगा? 3,600 का। तो इंस्टॉलमेंट पे कितने की आपने? 18,600 की। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो है 1,800 का और पेमेंट कितना है? 16,800। सही है क्या? वैल्यूज मैच हो गई होगी? फटाफट चेक कर लो, करिए फटाफट चेक। ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है और ये आपका सेकंड ईयर कंप्लीट है। 2 ईयर तो यहां से चेक करो, मैच करो फटाफट। सबका सही है? ये दोनों ईयर किसकी सही है? हाथ खड़े करो एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया, जिन्होंने किए उनके तो सही है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर चेक करो। ये आपका थर्ड ईयर कंप्लीट है और ये आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट है। फटाफट चेक करिए, सही है ये भी सबका? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। अब इसी का सेकंड मेथड क्या लिखा है? व्हेन पेमेंट इज मेड एट 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। और जो बचा हुआ बैलेंस है उसके ऊपर लास्ट ईयर में जो भी है इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इसको आपने सॉल्व कैसे किया होगा उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ध्यान देना बेटा कि फर्स्ट ईयर में आपने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया होगा, फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो 7,200 का बनेगा ना। और आपने टोटल पेमेंट कितना किया है? 20,000। तो इसमें से प्रिंसिपल पेमेंट कितना है? देखो 20,000 में से 7,200 तो क्या हो गया? ब्याज ही हो गया। कितना बचा? 12,800। कितना आ जाएगा? 12,800। तो सेकेंड ईयर के लिए जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 60,000 माइनस 12,800, ये हो जाएगा बेटा 47,200। ये भी चाहिए क्या? फर्स्ट ईयर का बैलेंस कहां गलती कर दी? अरे वाह, ये अलग ही है। किताब में कुछ भी लिखाओ, मेरी नोटबुक, मेरे रूल, मेरा इंटरेस्ट, है ना। क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे बेटा? हम 47,200 का वापस से 12% निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4,720 प्लस 944। नहीं, एक सेकेंड, 47.2 है ना। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? तो गलत हो गया, इसका 12% ही निकालना है ना।
मैं क्यों मेहनत करूं, मैंने की हुई है मेहनत। 5664 ये आ रहा है इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सबको यही आ रहा है बेटा 5664। पेमेंट कितना करोगे 20,000। पेमेंट कितना करना है बेटा अपने को, केवल 20,000 ही पे करना है ना, ये तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 20,000 पे करोगे तो 20,000 में से 5664 क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट से कम हो जाएंगे। उसके बाद बैलेंस कितना बचेगा 32,864। सही है सबका, बोलिए बेटा कंफर्म, बोलो फटाफट, कोई डाउट नहीं है ना किसी को। आगे देखते हैं अपन अब, थर्ड ईयर में चेक करो। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ये बन रहा है क्या बेटा 3,944, यही आ रहा है ना। और उसके बाद बैलेंस 16,808। तो ये लिखा था ना बेटा 3 साल तक तो 20,000 रुपए देने, तो 3 साल तक कितना पैसा दे दिया 20,000। अब कौन सा ईयर आ गया फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर के लिए क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो बैलेंस बचे वो पूरा फोर्थ ईयर में पे कर देंगे। फोर्थ ईयर में बैलेंस कितना बचा था 16,808, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे 2017, टोटल पेमेंट हो गया 18,825। किसके साथ बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने खुद नहीं किया कि इलस्ट्रेशन में से देख लिया, हाँ इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन है ये, वो मिलानी अलग बात है। मैं 100% श्योर इसलिए भी हूं कि इस साल में से पलक ने पूछा था ये सेम क्वेश्चन। हो गया। अब थर्ड पॉइंट में देखना क्या लिखा है, इसका जो थर्ड पॉइंट है ना वही थोड़ा सा क्रूशियल है, बहुत ध्यान से समझना। व्हेन पेमेंट इज मेड, ध्यान देना, इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन अनपेड बैलेंस। ये क्या एक्चुअली बड़ी ट्रिकी चीज है, ये होता क्या है पहले तो वो समझो आप। अब इसको पैसा कितना देना है 60,000, कितने साल में 4 साल में। अब अगर 4 साल का ब्याज निकालें अपन, एक बहुत ध्यान से समझना बेटा, 4 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो जैसे हमने सेकंड मेथड में क्या किया था, हर साल 20,000 रुपए दिए थे ना, लेकिन वो फाइनल ईयर में कितना हो गया था, अमाउंट अलग हो गया ना, 18,825 हो गया। ये नहीं चाहता ऐसा हो। आज अपन कहीं से भी लोन लेते हैं, क्या करते हैं, कहीं से भी लोन लेते हैं तो वो जो किस्त आती है, वो जितनी भी किस्तें बनी है सारी की सारी इक्वल ही रहती है ना। अब वो इक्वल कैसे कैलकुलेट हो गई भाई, उसको कैलकुलेट करने के लिए टेबल बनती है और उस टेबल को कहा जाता है एन्युटी टेबल। किसकी मदद से बनती है, एन्युटी टेबल की मदद से। और उसके लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला है वैसे, और फॉर्मूला क्या है 1 - 1/1 + r की पावर n अपॉन r। और मैथ वाले बच्चों की हालत है ये, है ना। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जो वैल्यू निकली है ना बेटा, इसका फॉर्मूला है 1 - 1/1 + r की पावर n अपॉन r। इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है और इस फॉर्मूला को यूज करके ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है 1 रुपीज के ऊपर वैल्यू क्या आएगी। अब तुम्हारे क्या 12th स्टैंडर्ड में एन्युटी वैल्यू तो है, गुडविल में ही बताई थी मैंने। गुडविल कैलकुलेट करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो पहला पढ़ा था हमने नंबर ऑफ परचेज ईयर, दूसरा कैपिटलाइजेशन, तीसरा मैंने लिखाया था एन्युटी मेथड। और वो एन्युटी मेथड लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने आपसे वो बात कही थी कि नहीं है, कहीं क्वेश्चन भी नहीं आया बुक में भी। लेकिन यहां पर क्या है कि क्वेश्चन दे दिया आपको, और ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ आपको ये एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, जो क्या है 0.329234। गिवन नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से मान के चलो कि आपके स्टैंडर्ड पे ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। अब क्या करना है फिर अपने को, कौन सी वैल्यू गिवन है बताओ, 0.329234 गिवन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल अमाउंट से। टोटल लोन अमाउंट कितना है 60,000। टोटल लोन अमाउंट कितना है 60,000। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना,
ये आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट है। क्या है बेटा? ये आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अब 4 साल तक पेमेंट करोगे ना, 19,754। कौन से मेथड से? सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से किया था ना हमने, तो लास्ट ईयर में भी वैल्यू सेम ही रहेगी। जैसे सेकंड मेथड में तो क्या था कि 3 साल तक 20,000 रुपये दिए, और थर्ड ईयर में क्या किया हमने? बैलेंस का पेमेंट किया था। यहां पर बैलेंस का चक्कर नहीं रहेगा, आप चाहो तो चेक कर लो। देखो चेक करो, यहां पर सॉल्व करते हुए चलना। पेमेंट कितना देना था? 60,000। ये चीज क्लियर है? फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना आएगा? 7,200। तो फिर आपके पास इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 19,754 की। ये भी क्लियर है यहां तक भी? तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 47,446। क्लियर है बेटा? बैलेंस तो वही बचेगा ना, 47,446। कोई डाउट है? कंफर्म? अच्छा, अब क्या किया हमने? सेकंड ईयर में बैलेंस लिख लिया 47,446। इसके ऊपर क्या चार्ज कर दिया? इंटरेस्ट, वही 12% से। कितना आ गया इंटरेस्ट? 5,964, 5,694। क्लियर? पेमेंट वापस वही है, 19,754। इंस्टॉलमेंट सेम है ना? अब हम सर इसमें क्या गलत है? वो तो 20,000 पहले भी सेम थी, पहले भी 20,000 सेम थी। ठीक है, अभी बताएंगे अंतर क्या है। बैलेंस कितना आ गया? 33,386। क्लियर? वैल्यू आ गई अपने पास। 2 साल कंप्लीट। थर्ड ईयर में आ जाओ, कितना है बैलेंस? 33,386। इसका 12% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4,006। पेमेंट कितना करोगे? 19,754। आ गया? कितना बैलेंस बचा? 17,638। आ गया ना बैलेंस? इसका इंटरेस्ट निकाला 2,116। तो लास्ट की इंस्टॉलमेंट भी कितनी आई? 19,754। अंतर समझ में आया? हर साल इंस्टॉलमेंट क्या है? सेम है। इंटरेस्ट भी बैलेंस अमाउंट पे लग रहा है। इंटरेस्ट भी किस पे लग रहा है? बैलेंस अमाउंट पे ही लग रहा है। तो इसीलिए इस टेबल को कैलकुलेट किया जाता है, और इस टेबल से वो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि अगर 60,000 की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और 60,000 की इंस्टॉलमेंट कितने पे निकाली जाती है। पहले वो जो वैल्यू वो कितने पर होती है? ये जो हमने लिखा ना वैल्यू, ये जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ये फॉर्मूला क्या निकालता है आपका? कि सेम प्रोसेस में 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। कितने रुपए की निकालता है ये? 1 रुपए की। 1 रुपए की सॉल्व कर देता है। लिखा होगा द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट इन 4 years एट द रेट 12% इंटरेस्ट वर्क्स आउट एट ₹19,754। आया कैसे? एनुअली ऑफ ₹0.329234 एज पर एन्युटी टेबल। ये वैल्यू किसके थ्रू आई है? एन्युटी टेबल के थ्रू। और एन्युटी टेबल के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है बेटा? 1 - 1/1 + r की पावर n/r। क्लियर? कोई डाउट है? ये n का मतलब क्या है? ये 4 ईयर का मामला है ना, तो 4n हो गया। 1 की जगह तो 1 ही। r का मतलब 12/100। r का मतलब 12 नहीं है, ध्यान रखना। r का मतलब है 12/100 या 0.12। ये बताया इसलिए, कोई घर जाके सॉल्व करने की कोशिश करो तो कर लेना। क्या आ जाएगा ये? r का मतलब क्या है? 0.12। ठीक है ना? तो यही अगर 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट मिले तो 4 साल तक इक्वल देने के ऊपर कितनी वैल्यू आती? 0.329234। ये ध्यान रखना कि एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। अब आपको ये कौन सी डिजिट तक लेनी है? कितने डिजिट है यहां पर? 5 है ना, तो ये 6 तक ले लो, 5 तक ले लो। मतलब आगे वो जैसे 4 आ गया था ना एंड में, वो ऐसे आ जाए यहां पर 6, 7 ऐसे तो कितना भी ले सकते हो। 1-8 रुपए का ऊपर नीचे अंतर आ सकता है, ध्यान रखना। आपके कैलकुलेट करने पे 1 और 2 वैल्यूज ऊपर नीचे आ सकती है। 99.99% एन्युटी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
ये एन्युटी कैलकुलेट करने वाला तो एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े, ये तो 110% नहीं आएगा, ये तो 110% नहीं आएगा। लेकिन अगर आ सकता है तो क्या आ सकता है, ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। फॉर्मूला सॉल्व नहीं करवाएगा लेकिन फॉर्मूला पूछ तो सकता है, एमसीक्यूज में दे दे। कहते ना कई बार पेपर टफ बनता है, तो टफ के केस में तो फिर कुछ भी आ सकता है। और ये क्यों आ सकता है, क्योंकि आपकी बुक में एक लाइन दे दी इसने, एक इलस्ट्रेशन में एक पॉइंट पूछ लिया उस तरह का, तो मतलब बुक में है अवेलेबल ये चीज। तो आप आगे ये क्लेम नहीं कर सकते सब बुक में नहीं था, सिलेबस में नहीं है, बुक में है, इसका मतलब ये सिलेबस का पार्ट है। अब अगर कोई भी चीज हमारी बुक में लिखी हुई है और जिसके बारे में हमको एक संभावना है कि वो आ सकती है, तो हम उसके ऊपर इतना सा ध्यान रखने में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है ये 1-1/1+r की पावर n/r, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। किस चीज का फॉर्मूला है ये, एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1। किसका फॉर्मूला है बेटा ये, एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1। 1 रुपए के लिए एन्युटी वैल्यू क्या होगी, कितने सालों के लिए, जितने सालों में आपको ये पेमेंट करना है। तो 1 रुपए के लिए वैल्यू ये है, तो टोटल अमाउंट कितना है 60,000। 60,000 का 4 साल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है, कॉपी करना है, फटाफट कंप्लीट करिए इसको। नंबर 18 कह रहा है बेटा कि आर, एस और एम 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है बेटा, आर, एस और एम 3 पार्टनर है। किस रेशो में, 3:2:1 में। हमें बैलेंस शीट दी हुई है, क्या क्या चेक करना है, ओल्ड गुडविल है क्या भाई, नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, कुछ भी नहीं है। शाम क्या हो गया, रिटायर हो गया, शाम का मतलब एस, रिटायर हो गया। ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 8,800 से, प्रॉफिट हो गया बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्या करना है, 5% बनाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर से 7,000 के, उसका 5% 350 क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। गुडविल कितनी है फर्म की, 9,000। अब 9,000 में शाम का शेयर कितना हो जाएगा, 3,000। शाम है ना, 2/6, 1/3, 3,000। कितना हो जाएगा शाम का शेयर, 3,000। ठीक है यहां तक। ₹5,000 तो क्या करने हैं, शाम को इमीडिएटली पे कर देने, और बचा हुआ क्या करना है बेटा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। करना क्या है यहां पर, बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनानी है तो रिवैल्यूएशन भी बनेगा, रिवैल्यूएशन बनेगा तो पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा, और फिर क्या बनेगी, बैलेंस शीट। सबसे पहला काम तो किसका, शाम का गुडविल में शेयर कैलकुलेट करें, तो 9,000 का 2/6 कितना आ गया बेटा, 3,000। रिवैल्यूएशन चेक करो, दो ही तो चीजें हैं, बिल्डिंग में प्रॉफिट है, पीबीडी में लॉस है, तो टोटल लॉस कितना आ गया, 8,450। इसको 3:2:1 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चेक करो फटाफट, कोई डाउट है यहां तक, और नहीं किया हुआ तो फटाफट कंप्लीट करो। जिन्होंने किया हुआ नहीं है वो फटाफट कंप्लीट करिए, और जिनका हो गया है वो चेक करिए। हो गया, आगे बढ़े। क्या बनाएंगे बेटा अपन इसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको चेक करो। सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। फिर क्या आता है बेटा, गुडविल। रिटायर कौन हुआ है, एस मतलब शाम, तो राम और मोहन गुडविल बियर करेंगे। टोटल 3,000 किस रेशो में, 3:1 में। कितना आ जाएगा, 2,250 और 750। ये आ गया 2,250 और 750 गुडविल हो गई। उसके बाद क्या आता है, ओल्ड गुडविल है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है नहीं। फिर क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया। क्लियर। आगे लिखा है कि शाम को 5,000 रुपए तुरंत दे दो, दे दिए। बचा हुआ उसके लोन में डाल दो, डाल दिए। बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दिया। सही है।
सही है बेटा पूरा क्वेश्चन? कंफर्म? फटाफट कंप्लीट करिए जिनका नहीं हुआ है। देखो तुमको ना एक चीज सीखनी चाहिए, अगर हम समझें तो। तुमको पता है कि इससे पहले भी जब मैं ये डायरेक्ट विथ सॉल्यूशन तो मैंने अभी बोर्ड में देना शुरू किया है। पहले तो केवल फॉर्मेट तो होता था ना, तो तुम कोई क्वेश्चन घर से नहीं आ रहा है, नहीं करके ला रहे, तो फॉर्मेट तो बना के ला सकते हो, है ना? ताकि एक तो क्या तुम्हारे खुद को भी लगेगा कुछ तो करके लाए हो, दूसरी बात यहाँ उतारने में समय नहीं लगेगा। और इसमें स्पेशली कुछ चीजें जैसे बैलेंस पीडी है, गुडविल है, रिवैल्यूएशन है, ये तो मतलब लिख ही सकते हैं ना अपन। इतना तो करके लाया करो ताकि फिर उतारने में भी समय नहीं लगे तुम्हें। आगे बढ़े, अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट। चेक करो फटाफट बैलेंस शीट। कैपिटल किस किस की आएगी? राम की और मोहन की। शाम का आ गया लोन, संडे क्रेडिटर्स एज इट इज आ गया, उसमें हमने कोई चेंज किया नहीं था। पेटेंट्स में हमने कोई चेंज नहीं किया, बिल्डिंग में चेंज किया था ना, 8,800 से इंक्रीज कर दी थी तो ये इंक्रीज हो गई। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स के ऊपर 350 का पीवीडी बन गया, और बैंक में से 6,000 थे, 6,000 में से कितने कम हो गए? 5,000। कितना रह गया बैलेंस? 1,000। ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट कंप्लीट है। कोई डाउट किसी को भी? कंप्लीट करिए फटाफट। तो आज की क्लास में हम क्या शुरू करेंगे बेटा? आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर ऑन सेल्स बेसिस। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट of diseased partner on sales basis। ठीक है बेटा? देखो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तो आप कुछ डिफरेंशिएट करना सीखो कुछ चीजों के अंदर, और वो कुछ चीजें क्या है जिनके बीच में हमको डिफरेंशिएट करना सीखना है। ध्यान देना कि मान लो कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 को। कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2019 को कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ है? शुरू हुआ है। और 30 अगस्त 2019 को एक पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किस डेट को? 30 अगस्त 2019 को एक पार्टनर की क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। क्लियर है बात भी अपने को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? अब यहां पर हमें बेसिस क्या रखना है? सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस में आपको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। अब यहां पर सेल्स दो तरह की चाहिए। कितने तरह की सेल्स चाहिए बेटा? दो तरह की। पहले तो हमें सेल्स कब से कब तक की चाहिए? बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। कब से कब तक की चाहिए? बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब इस केस में कब से कब तक की सेल हो गई? 1 अप्रैल 19 टू 30 अगस्त 2019 तक की। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? दूसरी बात, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुई है उससे ठीक पहले वाले
फाइनेंशियल ईयर के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके होंगे ना पूरे। जिस फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुई है उससे ठीक पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा यहां पर? 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 तक, यही होगा ना। ये फाइनेंशियल ईयर शुरू कब हुआ है? 1 अप्रैल 19 को। तो इससे ठीक पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक का। अब अगर हम नया फाइनेंशियल ईयर शुरू कर चुके हैं तो पुराने फाइनेंशियल ईयर के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बन चुका होगा, यस और नॉट? बिल्कुल। अब हमें क्या चाहिए? एक सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कब की चाहिए बेटा सेल्स आपको? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल्स। कब तक की सेल्स होगी? कौन कौन सी सेल्स होगी बेटा? ये 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। सेल्स बेसिस के लिए दो तरह की तो क्या चाहिए बेटा अपने को? सेल्स चाहिए। बात समझ में आ गई यहां तक? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट। कैलकुलेट क्या करना है बेटा आपको? प्रॉफिट। इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, इसी टाइम पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। तो जब आपने ये दोनों टाइम पीरियड को बेस बना रहे हो, इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट आपके पास होगा। कौन सा टाइम पीरियड है ये? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सेम टाइम पीरियड 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक का क्या चाहिए बेटा अपने को? प्रॉफिट भी चाहिए। क्लियर? अब हम अगर इसको, ये तो समझाने वाली बात हो गई, स्टेप्स में देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालोगे आप? रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करोगे बेटा आप? रेट ऑफ प्रॉफिट। अब ये रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखा बेटा हमने? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इंटू 100। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इंटू 100। बेसिक सा मतलब क्या निकलेगा कि मान लो ये जो सेल है ये 1 लाख रुपए की है और ये प्रॉफिट 10,000 का है, अर्थात पिछले साल 1 लाख रुपए की सेल हुई तो 10,000 का प्रॉफिट कमाया हमने। मतलब 10% प्रॉफिट होता है हमको सेल्स के ऊपर, होगा ना? 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। क्या बता रहा है आपको? मीनिंग क्या बता रहा है कि हमको कितना प्रॉफिट होता है? 10% प्रॉफिट होता है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। यही है इसका मतलब। क्या मतलब है इसका बेटा? कि 10% प्रॉफिट होता है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। कोई भी डाउट है किसी को यहां तक? कंफर्म? किसी को भी कोई डाउट है? 10% प्रॉफिट होता है किसके ऊपर? जब पिछले साल 10% प्रॉफिट हुआ सेल्स के ऊपर, तो इस साल भी क्या मान लेंगे हम? सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? 10% ही प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो आपका इसमें कई बार क्या कर लेते हैं हम? एडजस्टमेंट।
क्या एडजस्टमेंट? इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड। जैसे कई बार अभी 10% आया ना, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि और इस साल पिछले साल से 2% प्रॉफिट ज्यादा होने की उम्मीद है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट रेट क्या हो जाएगा? 12%। बात समझ में आई आपको यहां तक? तो एक काम हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करनी होती है। इस स्टेप में कोई भी डाउट है किसी को? कंफर्म? इसके लिए क्या चाहिए? जिस ईयर में डेथ हुई है उससे ठीक पहले वाले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और ठीक पहले वाले प्रीवियस ईयर की सेल हमको चाहिए होती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब दूसरा काम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ डेथ। करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या करेंगे बेटा? हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कब तक का? जब तक उसकी डेथ हुई है। कितना आ जाएगा वो प्रॉफिट? उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर्स सेल टिल डेट ऑफ डेथ इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। मतलब जैसे मान लो पिछले पूरे साल में 1 लाख रुपए की सेल थी, उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ और अब जब तक वो मरा तब तक 30,000 की सेल हो गई, तो इस साल कितना प्रॉफिट होगा? 30,000 का 10%, 3,000 इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अब ये तो फर्म का प्रॉफिट आया है। क्या आया बेटा? ये तो फर्म का प्रॉफिट आया है। तो अब स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैसे निकलेगा? ध्यान देना। करंट ईयर्स प्रॉफिट इनटू डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। कैसे निकलेगा बेटा? करंट ईयर्स प्रॉफिट इनटू डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई दिव्य, कंफर्म? एक बार वापस देख लो बेटा, अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वापस समझ लीजिए, वापस देख लीजिए। सिंपल सी 3 स्टेप है। सबसे पहला काम प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करना, जिसके लिए हमको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर की सेल चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट रेट के आधार पर करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कब तक का? टिल डेट ऑफ डेथ तक का। जिसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? करंट ईयर की सेल्स, रेट ऑफ प्रॉफिट आप खुद कैलकुलेट कर चुके हो, और अब आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया है उसमें से क्या कर दोगे आप? डिजीज्ड पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है यहां तक? कंफर्म हो गया सबका? ये हो गया? जल्दी करो फटाफट। तो बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।